हेलो जी, क्या हाल चाल है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक कोरियन कॉमेडी मूवी जिसका नाम है किडनैपिंग ग्रैनी के ये एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अपने एक्सप्लेनेशन की ओर। ये कहानी है तीन लड़के डू बम, योंग और जुंग मैन की, जो नए नवेले किडनैपर्स बनने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल डू बम की वाइफ प्रेग्नेंट है, पर अभी किसी फ्रॉड के केस में जेल में बंद है और वकील का कहना है कि उसे बाहर निकालने के लिए उन्हें 20 मिलियन वॉन जमा करने होंगे, जो कि डू बम के पास नहीं है। वहीं योंग था जिसने अपने सारे पैसे एक फ्रॉड में गंवा दिए थे। होता ये है कि वो पैसे कमाने उज़्बेकिस्तान जाने वाला था और उसकी माँ ने बहुत ही मुश्किलों से उसे टिकट के कुछ पैसे दिए थे, पर उसका एजेंट जो उसे टिकट खरीद के देने वाला था वो सारे पैसे लेकर भाग गया, जिस वजह से योंग अब अपनी जान देने चल देता है। पर ऐन मौके पे डू बम उसे कॉल करके अपने पास बुला लेता है और अब तीनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं जिससे कि उनके पैसों की सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहले तो एक गाड़ी चुराते हैं जो शायद किसी अम्यूजमेंट पार्क की थी, जिस पे ढेर सारी पेंटिंग्स बनी थी और अंदर कार्टून कैरेक्टर्स के कॉस्ट्यूम्स रखे थे। जिसके बाद वो लोग आते हैं एक राइस सूप रेस्टोरेंट में, जिसकी मालकिन 72 साल की एक ओल्ड लेडी है जिनका नाम सुन बुन है, जिन्हें लोग लेडी क्वान के नाम से भी जानते हैं, जिनका होममेड राइस सूप पूरे कोरिया में फेमस है और उसके लिए लोग घंटों उनके रेस्टोरेंट के बाहर लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। उनके राइस सूप के अलावा उनकी हॉस्पिटैलिटी भी बहुत अच्छी है। वो हर कस्टमर को अपनी फैमिली की तरह ट्रीट करती हैं और साथ ही अपने स्टाफ को भी वैसे ही ट्रेन किया है। क्वान दिन भर में 3000 राइस सूप बाउल्स बेच लेती है, जिससे उसे महीने की 750 मिलियन वॉन की कमाई होती है और इसीलिए डू बम उसे किडनैप करने का डिसाइड करता है, क्योंकि एक तो वो बूढ़ी है तो उसके लिए ओल्ड टारगेट है, प्लस वो अच्छा खासा कमाती है तो उन्हें रैंसम भी अच्छा मिलेगा। जिसके बाद योंग के साथ साथ जुंग मैन भी उस प्लान में शामिल हो जाता है। जुंग मैन इसलिए क्योंकि वो डू बम का छोटा भाई है। और एक दिन जब क्वान उसके रेस्टोरेंट में काम करने वाली एक लड़की ली के साथ अपने हस्बैंड के मेमोरियल पे आती है, तभी ये तीनों उन्हें किडनैप कर लेते हैं। पर चूंकि तीनों अभी नए नवेले किडनैपर बने थे और ये उनका फर्स्ट केस भी था, तो उन्हें काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। पर मरते जीते वो किसी तरह इन्हें किडनैप कर ही लेते हैं। पर उसके बाद क्वान उन्हें बहुत सुनाती है कि वो अच्छे खासे हट्टे कट्टे नौजवान है, तो उन्हें कोई मेहनत का काम करना चाहिए, ना कि किडनैपिंग करनी चाहिए। वहीं ये तीनों भी इनएक्सपीरियंस थे, ऊपर से ये किडनैप करने आए थे एक इंसान को, पर अब किडनैप कर लिया था 2 इंसान को, जिस वजह से उन्हें हाथ मुंह बांधने के कपड़ों की भी कमी हो गई थी। तो इसलिए वो ली को वहीं रोड किनारे पत्तों से ढककर भाग जाते हैं और अगले सीन में थोड़ी देर के लिए कहीं खाने पीने के लिए रुकते हैं और डू बम क्वान से बोलता है कि वो थोड़ा डरे ना, वो किडनैप हुई है, कुछ तो उनकी इज्जत करे। जिस पे क्वान बोलती है कि भला वो क्यों डरे, वो लोग उसके नाती पोते की उम्र के हैं, तो उसे उनसे कोई डर नहीं है। पर अब प्रॉब्लम ये थी कि उन्हें जाना था डेगू, लेकिन उन्हें रास्ते का पता नहीं था। जिस पे क्वान वाज लाइक, क्या किडनैपर बनेगा रे तू, और अपने फोन से उन्हें रास्ता देखकर बताती है और उन्हें एडवाइस देती है कि वो लोग डेगू ना जाए तो ही अच्छा है, क्योंकि वहाँ का पुलिस चीफ जे डू उसे अपनी माँ की तरह मानता है, जिसे अब तक ली से उनके किडनैपिंग का पता चल चुका होगा और अगर उसने उन्हें पकड़ लिया तो उन्हें छोड़ेगा नहीं, इसीलिए उन्हें सरेंडर कर देना चाहिए। पर डू बम बोलता है कि डेगू जैसे बड़े शहर में वो भला कैसे उन्हें ढूंढ लेगा। एंड क्वान वाज लाइक, कैसे घटिया लोग हो भाई, आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, जे डू ली की हेल्प से आसानी से उन्हें ट्रैक कर लेगा। और इधर जैसे ही जे डू को क्वान की किडनैपिंग की जानकारी मिलती है, वो पुलिस फोर्स के साथ उसके घर के लिए निकल जाता है। वहीं वो तीनों क्वान को एक खाली पड़े स्कूल में लाते हैं और उसके बड़े बेटे युंग शिक को कॉल करके उसकी किडनैपिंग के बारे में बताते हैं। पर वो था कि उनकी बातों का यकीन ही नहीं करता, क्योंकि इससे पहले भी क्वान ने उसके साथ अपनी किडनैपिंग का प्रैंक किया था, तो उसे लगता है कि शायद से उसकी माँ फिर से उसे बेवकूफ बना रही है, तो उन्हें बिजी होने का बोलकर फोन ही कट कर देता है। जिसके बाद तो क्वान इस पूरे किडनैपिंग की प्लानिंग ही अपने हाथ में ले लेती है और सबसे पहले उन तीनों को डेगू से दूर एक घर में लाती है, जहां सुनयो नाम की एक लड़की भी रहती है, जिसे देखते ही यॉन को पहली नजर वाला प्यार हो जाता है। और उसी से उन्हें पता चलता है कि क्वान के पास 200 बिलियन वॉन की प्रॉपर्टी हुआ करती थी, जो बहुत पहले ही उन्होंने अपने बच्चों के नाम कर दी थी और अब तो उनके पास बस दूर पहाड़ों में एक घर बचा है। जो सुनने के बाद तो तीनों की हालत ही खराब हो जाती है कि उन लोगों ने एक गरीब बूढ़ी लाचार औरत का किडनैप किया है और उसके बच्चे तो उन्हें पैसे भी नहीं देंगे। पर यहाँ उन तीनों से ज्यादा क्वान को उन पैसों की जरूरत थी, इसीलिए उन्हें उसका प्लान फॉलो करने को बोलती है और उनसे उसका रेट पूछती है, जो रैंसम में वो उसके बच्चों से मांगने वाले थे। लाइक, अरे ओ किडनैपर हो, कितना रैंसम रखा है हमारा।
जिस पे डू बम उसे 50 मिलियन वॉन बताता है एंड क्वान वाज लाइक बस 50 मिलियन, अरे वो बिलियनियर है, कुछ नहीं तो भी उसकी कीमत कम से कम 50 बिलियन वॉन तो होनी ही चाहिए, जिसमें वो एक पैसा भी कम नहीं करेगी। जो सुनते ही तीनों की किडनियों में अटैक आ जाता है और इधर जेडू क्वान के घर पहुंचकर रैंसम कॉल का वेट करने लगता है। वहीं क्वान के बच्चों को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, वो आपस में यही प्लान करते हैं कि किडनैपर्स उनसे कोई छोटी मोटी पैसों की डिमांड करेंगे तो वो उन्हें पे करके अपने अपने काम में बिजी हो जाएंगे। इधर क्वान थी जो खुद ही अपनी किडनैपिंग की वीडियोग्राफी करवाती है, जिसमें सुनियो भी उसकी हेल्प करती है और डू बम को क्या बोलना है, कितने पैसे मांगने हैं, ये सब कुछ एक पेपर पे लिख के देती है और वो बेचारा बस कैमरा के सामने वो पूरा पेपर पढ़ देता है। पर रैंसम अमाउंट सुनने के बाद तो क्वान के बच्चों की हालत ही खराब होने लगती है। कहाँ तो उन्हें लगा था कि किडनैपर्स कुछ छोटे मोटे अमाउंट की बात करेंगे, पर यहाँ तो 50 बिलियन वॉन की डिमांड थी। तो जेडू भी मीडिया के थ्रू उन तीनों तक अपना मैसेज पहुंचाता है कि क्वान की फैमिली ने रैंसम अमाउंट का इंतजाम किया है, पर जो पैसे वो मांग रहे हैं वो कहीं से भी लॉजिकल नहीं है, इसीलिए पुलिस उनसे बात करना चाहती है और क्वान की सेफ्टी अश्योर करना चाहती है। पर इसमें ये तीनों कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि अमाउंट तो क्वान ने ही खुद फिक्स किया था और वो उसमें कोई कटौती भी नहीं करना चाहती थी, बल्कि वो कोई दूसरा प्लान बनाती है और पुलिस के नाम एक लेटर लिखती है जिसमें वो बताती है कि वो खुद को सेफ दिखाने के लिए रात 9 से 10 के बीच न्यूज चैनल पे लाइव आएगी, पर इसके लिए उस ब्रॉडकास्टिंग चैनल को उनके पास आना होगा और वो जिस फैन को लेकर आएंगे उस पे ब्रॉडकास्टिंग चैनल का नाम ढका होना चाहिए ताकि लोगों को उसके बारे में ना पता चले। प्लस उन्हें किस रूट से आना है, हाईवे को कब कैसे कहाँ चेंज करना है, किस स्पीड पे आना है, कितने बजे निकलना है, ये सब कुछ वो मेंशन करती है। और सबसे ज़रूरी बात कि जेडू फैमिली मेंबर्स के साथ स्टूडियो में ही रहेगा, ना कि वैन के साथ आएगा और टाइम होने पर वो खुद ही रेडियो फ़ोन के थ्रू उनसे कॉन्टेक्ट करेगी। तो पुलिस भी उस वैन के रूट के चप्पे चप्पे पर अपने आदमी लगा देती है जो ब्रॉडकास्टिंग वैन से 3 मिनट की दूरी पर रहेंगे और रेडियो वेव मिलते ही उस साइट पर 2.5 मिनट में पहुंच जाएंगे। इधर यूंग सिक था जो अपनी फैमिली मेंबर्स को ये समझाता है कि उन्हें पूरे टाइम बस रोते रहना है, जिससे कि किडनैपर्स उन पे दया दिखाएंगे और रैंसम अमाउंट कम कर देंगे। पर इधर क्वान दूसरा गेम खेल जाती है। वो डू बम को एक लड़की के कपड़े पहनाकर एक लेटर के साथ ब्रॉडकास्टिंग हाउस के सुपरिटेंडेंट के पास भेजती है और बताती है कि अगर वो उसे जिंदा देखना चाहता है तो उसकी हेल्प करे और आज के ब्रॉडकास्ट के लिए उसके पास आई लड़की को फॉलो करे। पर उस वैन में उसके अलावा वो लड़की और एक इंजीनियर ही होना चाहिए। वहीं 9 बजते ही ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट होती है और 40 मिनट बीतने पर भी उन्हें कोई कांटेक्ट नहीं करता और इधर डू बम सुपरिटेंडेंट और इंजीनियर को लेकर उस जगह पहुंच जाता है जहां क्वान और उसके साथी उसका इंतजार कर रहे थे। जिसके बाद क्वान अपनी फैमिली से रेडियो फोन के थ्रू बात करती है जिसे लाइव न्यूज में दिखाया जाता है। इधर जेडू क्वान का लोकेशन जानने के लिए कंट्रोल रूम में आता है और अपने बाकी बचे आदमियों को उस लोकेशन पे भेज देता है। वहीं क्वान अपने बच्चों को बताती है कि वो चिंता ना करे, वो बिल्कुल ठीक है और रैंसम अमाउंट के लिए उन्हें प्रॉपर्टी को हाथ लगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इससे अच्छा वो यहीं मरना पसंद करेगी। जिसके बाद योंग और जुंग मैन उसे अपने साथ ले जाते हैं और डू बम लाइव आकर पैसों का इंतजाम करने को बोलता है, जिसे कब कहाँ और कैसे पहुंचाना है इसकी जानकारी वो उन्हें बाद में देगा। और जब तक पुलिस उन तक पहुंचती वो लोग क्वान को लेकर वहां से निकल जाते हैं, पर दोबारा सुनियो के घर नहीं जाते क्योंकि तब तक पुलिस वहां पहुंच चुकी थी। क्योंकि जिस एरिया में उन्हें किडनैपर्स की लोकेशन मिली थी वहां एक लौता वही घर था, तो पुलिस वहां पूछताछ करने के लिए आती है। पर पता चलता है कि सुनियो कोई और नहीं बल्कि जेडू की बहन है, जिस वजह से क्वान भी उसे जानती थी। और सुनियो जेडू से झूठ बोल देती है कि वो किडनैपर्स को नहीं पहचान सकती क्योंकि उन्होंने मास्क पहना था और एक दूसरे को निकनेम से बुला रहे थे। इधर क्वान के बच्चे अपने लॉयर से मिलकर अपनी अपनी प्रॉपर्टी की वैल्यू कैलकुलेट करवा रहे थे ताकि उन्हें बेचकर रैंसम मनी का इंतजाम कर सके। पर वकील बताता है कि अपनी प्रॉपर्टी बेचकर भी वो रैंसम अमाउंट का इंतजाम नहीं कर पाएंगे, तो अच्छा होगा कि वो अपने अपने पर्सनल फंड्स का इस्तेमाल करें, जो कुल मिलाकर 50 बिलियन वॉन तक पहुंच जाएगा। दरअसल क्वान का बड़ा बेटा यूंग शिक चुनाव में खड़ा होना चाहता था, जिसके लिए उसने कुछ पैसे सेव किए थे। वहीं 2 लड़कियां थी जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती थी और एक दिन अपना गोल्फ कोर्स और छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट करना चाहती थी। वहीं सबसे छोटा बेटा रेस्टोरेंट से आने वाले पैसे जुए में उड़ा देता था। तो वकील उन्हें वार्न करता है कि अगर उनकी मॉम सही सलामत वापस नहीं आई तो उनके सपने धरे के धरे रह जाएंगे। कोई उनके जैसे नालायक बच्चे को ना तो वोट देगा, ना उनके बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा और ना ही उनके रेस्टोरेंट में खाना खाने आएगा,
जिसके बाद चारों ना चाहते हुए भी अपनी पर्सनल सेविंग्स का यूज करने को तैयार हो जाते हैं। वहीं डू बम की वाइफ को डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल ले जाते हैं और जब ये बात डू बम को पता चलती है तो वो गड्डी लेकर सभी सिग्नल सभी फाटक तोड़ता अमृतसर लाहौर क्रॉस करता हुआ हॉस्पिटल पहुंचता है, पर सिग्नल तोड़ने के चलते इस तारा सिंह के पीछे पुलिस पड़ जाती है। खैर डिलीवरी होने के बाद डू बम एक बेटी का पिता बनता है और थोड़ी देर बाद वहाँ बाकी तीनों क्वान, योंग और जुन मैन भी पहुंच जाते हैं और क्वान डू बम पे गुस्सा करती है कि वो इतना केयरलेस कैसे हो सकता है। दरअसल बाहर ही उसने डू बम की कार के पीछे पुलिस की कार देख ली थी, तो डू बम बोलता है कि अब वो इन सब से गिव अप कर रहा है, इसमें सारी गलती उसी की है, उसी के कहने पर उसकी वाइफ ने फ्रॉड किया था और उसे जेल हो गई और अब उसकी बेटी भी जेल में बड़ी होगी। जिस पे क्वान उसे ठंडे दिमाग से सोचने को बोलती है और कहती है कि अगर वो अभी सरेंडर करेगा तो उसे 10 साल की जेल हो जाएगी और ऐसे में वो अपनी बच्ची को बड़ा होते भी नहीं देख पाएगा और ना ही अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पाएगा। जिस पे डू बम उसे फैमिली और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर लेक्चर देने से मना करता है क्योंकि वो खुद भी अपने बच्चों को कुछ नहीं सिखा पाई। तो क्वान इमोशनल ड्रामा स्टार्ट करती है कि वो सही बोल रहा है, वो एक बेकार माँ है जो अपने बच्चों को कुछ नहीं सिखा पाई, पर उसे यकीन है कि वो एक रिस्पॉन्सिबल फादर बनेगा और अपनी बेटी को अच्छी परवरिश देगा। पर उसकी बेटी अभी तो पैदा हुई है तो उसकी परवरिश क्लास स्टार्ट होने में अभी टाइम है और तब तक वो अपना पहला और इकलौता केस कंप्लीट कर ले। वो प्रॉमिस करती है कि उसे जेल नहीं जाना होगा और मिले हुए पैसों से वो अपनी बेटी और वाइफ को भी जेल से निकाल सकेगा। और अगले सीन में अपने वकील को कॉल करके रैंसम के पैसे कब, कहां और कैसे पहुंचाना है इसकी जानकारी देती है। जेडू अपनी टीम के साथ पूरा प्लान डिस्कस करता है। वो एक माल गाड़ी में वो सारे पैसे एक स्पेशल वोल्ट में भरकर लोड करवा देता है जो टोटल 9 स्टेशन पे रुका करती है और वो हर स्टेशन और रास्ते में पड़ने वाली हर टनल पे अपने पुलिस की एक टीम तैनात करवा देता है और खुद एक स्पेशल टीम के साथ ट्रेन को बाय रोड फॉलो करने लगता है। वहीं ट्रेन में ड्राइवर के साथ एक पुलिस का आदमी भी होता है जो टाइम टू टाइम जेडू से कांटेक्ट करता रहेगा। इधर क्वान के बच्चों को अभी तक ये उम्मीद लगी थी कि उनके पैसे उन्हें वापस मिल जाएंगे। वहीं ट्रेन अपनी जर्नी स्टार्ट करती है और देखते देखते वो 4 स्टेशन क्रॉस भी कर लेती है, पर कोई भी उन पैसों को हाथ लगाने भी नहीं आता। और इधर क्वान के कहने पर उसका वकील ट्रेन लाइन पैनल को हैक करके उस गुड्स ट्रेन के रूट को चेंज कर देता है और जैसे ही पुलिस को इस बात की जानकारी होती है वो ट्रेन को रुकवाना चाहती है, पर तभी डू बम जेडू को कॉल करके ट्रेन को रुकवाने या उसके रूट को चेंज करवाने से साफ मना करता है, वरना वो क्वान को मार देगा। थोड़ी देर बाद जेडू फिर से ट्रेन के रूट को फॉलो करने लगता है, पर इस बार कुछ दूर जाने पर ही रोड कंस्ट्रक्शन की वजह से ब्लॉक हो जाती है, तो वो वाया हेलीकॉप्टर अब उस ट्रेन को फॉलो करने लगता है। पर इसी बीच में ट्रेन अब हिल्स की तरफ जाने लगी थी और चढ़ाई के चलते ट्रेन की स्पीड धीमी होती है और जैसे ही वो टनल को क्रॉस करती है डू बम, योंग और जुंग मैन ट्रेन में सवार हो जाते हैं और सबसे पहले वो पार्सल वैन में घुसते हैं जिसमें उन्होंने पहले से ही एक पार्सल बुक करा दिया था, वो भी किसी और के नाम से, जिसमें उन्होंने जैक मशीन और कुछ रॉड को लोड करवाया था ताकि आसानी से पैसे वाले वॉल्ट को चुरा सके। इधर ट्रेन चूंकि अब हिली एरिया में थी तो चारों तरफ से कोहरे से ढक चुकी थी और ऐसे में जेडू ट्रेन को रोकने की जगह उल्टा उसकी स्पीड और तेज करवा देता है और खुद घने कोहरे के कारण कुछ देर के लिए ट्रेन को नहीं देख पाता। और तब तक इधर ये तीनों ट्रेन की छत पर होते हुए उस पैसे वाले वोल्ट तक पहुंचते हैं और जब अंदर रखे पैसे को देखते हैं तो एक पल के लिए तो घबराकर सब कुछ छोड़कर भागने का डिसाइड करते हैं, पर थोड़ी ही देर बाद जैक लगाकर उस वोल्ट को उठाने की कोशिश करते हैं और तब तक ट्रेन नदी क्रॉस करने लगी थी और यही उनकी डेस्टिनेशन थी। तो तीनों मिलकर उस वॉल्ट को मैनुअली धक्का देते हैं और उसे पानी में गिरा देते हैं और कुछ देर बाद मौका पाकर खुद भी ट्रेन से कूद जाते हैं। और जब फॉग हटता है तो जेडू वापस से ट्रेन को फॉलो करने लगता है और सबसे पहले उस वॉल्ट को चेक करता है जो अभी भी वहीं मौजूद थी, जिसके बाद ट्रेन को एक स्टेशन पे रोककर किडनैपर्स का वेट किया जाता है। पर कुछ देर बीतने पर भी जब कोई नहीं आता तो जेडू को वॉल्ट के स्ट्रक्चर पे डाउट होता है और जब वो नज़दीक जाकर देखता है तो पता चलता है कि वो रियल वॉल्ट नहीं बल्कि एक एयर बैग है जिसमें किडनैपर्स ने उसके लिए एक लेटर भी छोड़ा है, ये बताने के लिए कि क्वान उसे कहाँ मिलेगी। इधर क्वान को देखते हैं जो अपने वकील और ली की हेल्प से सारे पैसे वोल्ट में से निकलवाती है जिन पे प्लास्टिक चढ़े थे, इसीलिए वो गीले नहीं होते
और कुछ पैसे अपने पास रखकर बाकी पैसे बोट में लोड करवा कर ली और वकील के साथ भेज देती है। और जब तीनों वहां आते हैं तो उससे पैसे के बारे में पूछते हैं तो क्वान उन्हें उनका हिस्सा 50 मिलियन वॉन देती है जो उन्होंने फर्स्ट रैंसम डिसाइड की थी। जो देखने के बाद तीनों क्वान पे गुस्सा होते हैं क्योंकि इस काम के लिए उन्होंने अपनी जान दांव पे लगाई थी। पर क्वान बोलती है कि बाकी के पैसे उसने अपने लिए मंगवाए थे और उन्हें उनके रैंसम की पूरी अमाउंट दे रही है और फिर भी अगर उन्हें ये पैसे कम लगते हैं तो उन्हें अपनी रेसिपी का सीक्रेट भी दे देती है जिससे वो 50 मिलियन वॉन को 50 बिलियन वॉन भी बना सकते हैं। और जेईडू के आने से पहले उन्हें वहां से भगा देती है। और जब जेईडू वहां आता है तो उसे बताती है कि किडनैपर्स उसे वहां छोड़कर सारे पैसे लेकर भाग गए। पर जेईडू अब तक समझ चुका था कि ये सारा प्लान क्वान का ही है और उसे वो लेटर दिखाता है जो उसे एयर बैग में मिला था जिस पे क्वान की ही हैंडराइटिंग थी और वो उसे बखूबी पहचानता था। तो उससे इन सब का कारण पूछता है तो क्वान भी सारी बात एक्सेप्ट करते हुए बोलती है कि ये सब कुछ उसने अपने बच्चों को सबक सिखाने के लिए किया है। प्लस वो अब जान चुकी है कि बूढ़े हो जाने के बाद माँ बाप बच्चों के लिए क्या अहमियत रखते हैं और इसीलिए वो उन पैसों से उन अनफॉर्चुनेट लोगों के लिए घर बनाना चाहती है और खुद अपने बच्चों को अब संस्कार और मेहनत सिखाएगी जो वो उन्हें अब तक नहीं सिखा पाई है। और अगले सीन में देखते हैं कि क्वान अपनी बेटियों को किचन का काम, बड़े बेटे को रेस्टोरेंट के काउंटर का काम और छोटे बेटे को रेस्टोरेंट में कस्टमर्स बुलाने का काम सिखाती है। और यही कारण था कि उसने अपने बच्चों को प्रॉपर्टी को हाथ लगाने से मना किया था और जानबूझकर उनकी पर्सनल सेविंग का यूज करने को कहा था ताकि जब उसके बच्चों के पास पैसे नहीं बचेंगे तो उनके पास कोई और रास्ता नहीं रह जाएगा सिवाय मेहनत करने और उसकी बात मानने के। वहीं डू बम, योंग और जुन मैन मिलकर क्वान के दिए हुए सीक्रेट रेसिपी फॉर्मूला से अपना खुद का एक रेस्टोरेंट खोलते हैं, वो भी उसके रेस्टोरेंट के ठीक सामने जहाँ जेईडू भी सूप पीने आता है जो अब योंग का ब्रदर इन लॉ बनने वाला है। क्वान आए दिन उनके रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ करने पहुंच जाती है क्योंकि वो रेस्टोरेंट उसके रेस्टोरेंट से अच्छा चल रहा था और वो जेलसी में आकर उनसे अपनी सीक्रेट रेसिपी बुक वापस मांगती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो इस मूवी की एक्सप्लेनेशन यहीं पे होती है खत्म। आपको मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे इनकरेज करने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सायोनारा।